हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो भारतीय इतिहास की क्लास होने वाली है और टॉपिक है जो तुगलक वंश के अगले जो संस्थापक होते हैं, अगले सुल्तान बनते हैं या अगले शासक बनते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक वो पिछली क्लास में कराया था। और अब नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक चलता है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक चलता है। तो ध्यान देना साथियों, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे एक बहुत विद्वान सुल्तान थे। विद्वान सुल्तान थे, लेकिन विद्वान होते साथे भी इनको पागल कहा गया। क्या? पागल कहा गया। व्यक्ति के काम ही व्यक्ति को समझदार कहलाते हैं और उसको काम ही उसको पागल कहलाने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर जाए तो वो समझदार होता है, और अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर जाए तो वह पागल कहलाता है। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक इतने महान व्यक्ति थे कि इन्होंने 5 चीज़ों में महारत भी हासिल की थी। कितने? 5 चीज़ों में महारत भी हासिल किए हुए थे, लेकिन इनके कुछ काम ऐसे थे जो इनको पागल कहलाने लगे। इनके शासनकाल में इब्न बतूता नाम का व्यक्ति, जो मोरक्को अफ्रीका का व्यक्ति था, वो इनके शासन काल में आता है। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, और इसने ये इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इसने यहाँ आकर एक पुस्तक लिखी थी, रहेला। लेकिन आपको सभी को पता होगी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आने वाला यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को और अफ्रीका का यात्री था, उसने पुस्तक लिखी थी। कौन सी? रहेला। लेकिन साथियों, आप ये बताना कि रहेला पुस्तक में क्या लिखा था, किस चीज़ का इसने वर्णन किया था। तो ध्यान देना, रहेला पुस्तक में लिखा था कि दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा वह समृद्ध शहर है। समृद्ध शहर है। दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा और समृद्ध शहर है। और दूसरा पॉइंट लिखा था कि कश्मीर धरती का स्वर्ग बताया। तीसरा पॉइंट था कि बलूचिस्तान और राजपुताना और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन बताया। किसने? इब्न बतूता ने रहेला नामक पुस्तक में बताया था कि बलूचिस्तान, राजपुताना और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज है। और कश्मीर को
धरती का स्वर्ग बताया और दिल्ली को दुनिया का सबसे अच्छा और समृद्ध शहर भी बताया था। बात क्लियर। लेकिन इन्हीं बातों से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। साथियों, तो आप बताना कि काजी किसको कहा जाता है? काजी किसको कहा जाता है? तो ध्यान देना, मुस्लिम धर्म में न्यायाधीश को काजी कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में न्यायाधीश को काजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मंगोलों ने 5वां आक्रमण किया था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 5वां आक्रमण किया। दिल्ली पर 5वां आक्रमण किया। बात क्लियर? समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इतने विद्वान सुल्तान थे कि यह व्यक्ति ऐसे शासक थे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो समय से बहुत आगे की सोचते थे। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो आने वाले 300 साल पहले की सोचकर बता देते थे। कितने? 300 वर्ष पहले की बात को सोचकर बता दिया करते थे कि आने वाले टाइम में या इतने समय बाद ये होगा। तो इसलिए ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मंगोलों ने 5वां आक्रमण किया था दिल्ली पर। और ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। किस पर? सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। अब ध्यान देना कि सती प्रथा क्या होता है। आपको सभी को पता होगा कि सती प्रथा क्या होती है और एक होती है जौहर प्रथा। तो सती प्रथा वो होती है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी उसके साथ जिंदा चलाया जाता है तो सती प्रथा कहलाती थी। और एक होती है जौहर प्रथा। क्या? जौहर प्रथा। जौहर प्रथा वो कहलाती है जब किसी व्यक्ति या शासक की एक से ज़्यादा पत्नी हो और उस व्यक्ति के साथ 2 या 2 से अधिक जो भी पत्नी होती हैं उन दोनों पत्नियों को या ज़्यादा पत्नियों को उसके साथ जिंदा जलाना ही जौहर प्रथा कहलाती है। बात क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें कि सती प्रथा जो शुरू हुई थी वो कब से शुरू हुई थी, तो सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल से आरंभ हुआ। बात क्लियर? लेकिन अगर बात करें कि गुप्त काल कब स्टार्ट हुआ था, तो गुप्त काल का जो काल था वो 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक।
बात क्लियर। गुप्त काल जो चला था वो 319 से लेकर 540 ईस्वी तक चला था। लेकिन इसी गुप्त काल के एक राजा थे, गुप्त काल के जो गुप्त काल वंश चल रहा था उसमें एक राजा थे रामगुप्त। कौन? रामगुप्त। और रामगुप्त का जो शासन चलता है वो शासन चलता है 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। और रामगुप्त जो शासक थे इनके सेनापति थे, कौन? सेनापति। इनके सेनापति थे गोपराज। कौन? गोपराज। गोपराज कि किसी आक्रमण में या किसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के कारण सबसे पहले इसकी पत्नी को इसके साथ जिंदा जलाया गया। सबसे पहले गोपराज की पत्नी के साथ जलाया गया था। बात क्लियर। लेकिन अगर बात सती प्रथा जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहले किसकी पत्नी को जलाया गया था? तो गोपराज की पत्नी को सबसे पहले जलाया गया था। बात क्लियर, समझ में आया होगा। अगर बात करें कि सती प्रथा की शुरुआत जो होती है वो गुप्त काल से होती है और गुप्त काल 319 से लेकर 540 ईस्वी तक चलता है, जिसमें गुप्त काल के एक राजा हैं रामगुप्त, जिनका शासन चलता है 375 ईस्वी से 380 तक। और रामगुप्त के सेनापति हैं गोपराज, और गोपराज की पत्नी को ही सबसे पहले उसके साथ जलाया जाता है। अगर बात करें कि सती प्रथा का उल्लेख किस में मिलता है, तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख में। किसमें? ऐरण अभिलेख में। अगर बात करें कि ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है तो ऐरण अभिलेख लिखा कब गया था? तो 510 ईस्वी में ऐरण अभिलेख लिखा गया था। तो ऐरण अभिलेख लिखा किसने था? तो ऐरण अभिलेख लिखा था भानुगुप्त ने। किसने? भानुगुप्त ने। भानुगुप्त ने ऐरण अभिलेख को लिखा था। बात क्लियर, समझ में आया होगा। सती प्रथा से अभी तक 1-2 पॉइंट ही पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं सती प्रथा से पूरे जितने भी डीपली तक क्वेश्चन बनते हैं सारे ही बता दूंगा कि सती प्रथा कब से स्टार्ट हुई और कब अंत किया, किसने किया, कैसे किया। सती प्रथा वो होती है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी को जलाया जाता था तो सती प्रथा कहलाती थी। लेकिन अगर बात करें जौहर प्रथा की तो जौहर प्रथा वो होती है अब से पहले राजाओं के साथ कई पत्नी हुआ करती थी, तो जिनकी 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पत्नी हुआ करती थी, और जब वह राजा या वह व्यक्ति खत्म होता था तो 2 या 2 से अधिक जब उस व्यक्ति के साथ पत्नी जलाया जाती थी तो उसको जौहर प्रथा कहा जाता था। यानी एक पत्नी को उसके साथ जलाना तो सती प्रथा, और 2 या 2 से अधिक पत्नी को उसके साथ जलाना जौहर प्रथा। लेकिन जौहर प्रथा और जौहर करने में अंतर भी होता है। जौहर उसको कहा जाता है जब कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी महिला जिंदा खुद आग में कूदना ही जौहर कहलाता है। आग में कूदना ही जौहर कहलाता है। लेकिन बात हमारी चल रही थी कि ऐरण अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा 510 ईस्वी में।
इसके बाद अगर बात करें, आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? क्या भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। अगर बात करें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ये पॉइंट भी क्लियर। लेकिन अब इसमें राजा राम मोहन राय का पॉइंट कैसे आया? राजा राम मोहन राय का पॉइंट इसलिए आया था कि जब राजा राम मोहन के भाई थे, उनकी मृत्यु हुई और उनकी भाभी को, राजा राम मोहन राय की भाभी को उनके साथ जलाया जा रहा था, लेकिन राजा राम मोहन राय की भाभी ने जलने से इनकार किया था, लेकिन राजा राम मोहन राय की भाभी को जबरदस्ती के साथ उनके साथ जलाया गया। यानी राजा राम मोहन की भाभी को जबरदस्ती करके उनके साथ जलाया गया। इस बात से दुखी होकर राजा राम मोहन राय को बहुत अफसोस हुआ और इस बात से दुख होकर इन्होंने एक पत्र लिखा जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक को एक पत्र लिखा और कहा कि आप सती प्रथा को समाप्त कर दीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को 1829 में भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेटिक ने। कब समाप्त किया? 1829 में। किसके कहने पर समाप्त किया? राजा राम मोहन राय के कहने पर समाप्त किया। सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? ऐरण अभिलेख में मिलता है। 510 ईस्वी में लिखा गया, भानुगुप्त ने लिखा। बात क्लियर? लेकिन लॉर्ड विलियम बेटिक ने भारत से सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इनसे भी पहले ऐसे 3 शासक हुए जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश भी की थी। कौन कौन थे? ध्यान देना। तो ऐसे पहले शासक मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें की। कोशिश की। लेकिन इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए रखा।
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए रखा। अगले एक शासक और बनते हैं औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने भी अपने शासन काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए रखा था। समझ में आई होगी बात? समझ में आया कि सबसे पहले सुल्तान दे मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में ही प्रतिबंध रखा, लेकिन भारत से समाप्त नहीं कर पाए। ऐसे ही औरंगजेब वो भी अपने शासनकाल में ही प्रतिबंध लगाए रखे, लेकिन भारत से पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए। भारत से जो पूर्णतः समाप्त किया था सती प्रथा को, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1869 में किया था। बात क्लियर? अगर बात करें इससे आगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर होती है। कहाँ? थट्टा नामक स्थान पर 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तेरह सौ 51 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा नामक स्थान पर एक विद्रोह में हो जाती है। एक विद्रोह में हो जाती है। अगर बात करें तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था बदायूनी। क्या? बदायूनी। बदायूनी एक इतिहासकार थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था कि आज प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली है। क्या? मुक्ति मिली है। बात क्लियर? लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उत्तर भारत में 7 बार आक्रमण और दक्षिण भारत में 27 बार आक्रमण हुए। कितने बार? 27 बार आक्रमण हुए। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें कि कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कितने बार? 34 बार कुल आक्रमण हुए। अब इसके अगर बात करें, 1 मिनट का काम और रहा सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने जो काम किए थे वो काम ये थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा परिवर्तन की थी। क्या? मुद्रा परिवर्तन। मुद्रा परिवर्तन। इन्होंने मुद्रा क्या परिवर्तन की थी? तो इन्होंने कांस्य सांकेतिक मुद्रा या कह सकते हैं कांस्य या चमड़े की मुद्रा चलाई थी। इन्होंने जब चमड़े की मुद्रा चलाई थी तो इन्हों का काम ये असफल रहा, क्योंकि जो इन्होंने मुद्रा चलाई थी चमड़े की, उस पर ना तो तारीख लिखी थी और ना ही किसी की मोहर थी।
ऐसा कुछ नहीं था, तो जिसके कारण ऐसा कुछ ना होने के कारण मार्केट में असली से ज़्यादा नकली नोट आने लगे। जब मार्केट में असली से ज़्यादा नकली नोट आने लगे जिसमें कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि असली में ये भी पहचान नहीं थी कि क्या डेट थी या क्या कौन सी मोहर थी, क्योंकि ना तो उस पर डेट थी और ना ही उस पर कोई मोहर थी। तो इसलिए मार्केट में असली से ज़्यादा नकली सिक्के या मुद्रा आने लगी, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को वापसी वो मुद्रा बदलनी पड़ी। तो जो मुद्रा पहले चल रही थी वो मुद्रा वापसी चलानी पड़ी। फिर इनका एक दूसरा काम था कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन, क्या राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन क्या थी कि ये राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गए थे। कहाँ? देवगिरी ले गए थे और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। अब जब ये दिल्ली से देवगिरी ले गए थे तो दिल्ली से देवगिरी तक की टोटल जो दूरी है वो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी थी उस समय। और जब ये दिल्ली से देवगिरी जाते हैं तो जब इनकी सेना चलती थी तो इनकी सेना जब चली तो 1200 किलोमीटर जाने में इनकी बताया जाता है कि इनकी सेना काफ़ी रास्ते में ही ख़त्म हो गई थी। तो जब वहाँ देवगिरी जाकर पहुँचे तो मोहम्मद बिन तुगलक के वज़ीर या मंत्री ने बताया कि राजा जी आपकी सेना आते आते बहुत सेना ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब अब लगाओ जब 1200 किलोमीटर बराबर चला जाएगा तो मरेंगे ना तो और क्या होगा। तो जब उनके वज़ीर ने बताया कि आपकी सेना इतनी ख़त्म हो गई तो फिर राजा ने कहा तो ये तो बहुत गलत हुआ, चलो अगर ऐसा हुआ है तो वापसी दिल्ली ही चलो। अब फिर वापसी देवगिरी से फिर वापसी दिल्ली आ रहे हैं। फिर जब देवगिरी से फिर वापसी दिल्ली आए तो फिर उनकी कुछ सेना खत्म हुई। तो अब ये बताओ, जो पहले उनकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से देवगिरी ले गए, फिर देवगिरी से लाकर वापसी दिल्ली, तो ये काम भी सफल नहीं हुआ। एक तीसरा पॉइंट उन्होंने करा था दो आब में वृद्धि, दो आब कर में वृद्धि। दो आब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का स्थान को दो आब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के स्थान को दो आब कहा जाता था या दो आब कहा जाता है। देखो, जब ये राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, जैसे कि अगर दिल्ली यहाँ बसी हुई है तो उस समय गंगा और यमुना दिल्ली के भीतर बह रही थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि नदी को, गंगा को इस दिशा और यमुना को इस दिल्ली के दोनों सिरों से बाहर से इनको निकाला जाए ताकि यहाँ तक भी इस दिशा और ये दिशा ज़्यादा उपजाऊ हो, ज़्यादा फसल उग सके यहाँ और यहाँ। लेकिन जब इन्होंने दो आब में वृद्धि करी थी, यानी उस समय इन नदियों को इधर से निकाला, तो उस समय कोई ऐसा एक अकाल पड़ गया जिसके कारण कोई फसल पैदा नहीं हो पाई। और फिर उन्होंने सोचा कि नदी बाहर निकालने से ये ऐसा कारण हुआ है, तो वापसी फिर उनको वो नदी बीच में से ही निकालनी पड़ी। तो जो जितने भी काम के मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो वापसी कोई भी काम उनका सफल नहीं हुआ। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक पागल कहलाने लगे। बात क्लियर, समझ में आया होगा? तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो साथी आज नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटे को ऑन कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं फिर। हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार बढ़ाते रहिए। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।